जय हिंद। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं और तैयारी बढ़िया चल रही है। डियर स्टूडेंट्स, आखिरी क्लास जो हमने कंडक्ट की थी, मैंने वहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे बनाई गई थी वो पढ़ाया था। कितने मेंबर्स थे, कितनी सीट्स एलोकेट की गई थी, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में पढ़ा दी थी। उम्मीद करता हूँ आपने आखिरी क्लास देखी होगी। आज का जो हमारा क्लास है, आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम की गई थी वो काम कैसे कर रही थी, कौन कौन उसके मेंबर्स थे और किसे किसे कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया था या फिर कौन कौन सी जिम्मेदारी दी गई थी। तो बिना किसी देरी क्लास से शुरू करते हैं। यहाँ पे कहता है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन December 9, 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मीटिंग हेल्ड। ठीक है, कि पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग कब हेल्ड की गई थी। तो आपको बताना है December 9, 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पहली बार मिली थी, पहली बार मीटिंग वहां पे हुई थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, आपसे किसी भी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा घुमा के देता है। ईयर तो चलिए सेम रहता है, पर कभी यहाँ पे December 9 दिया तो कभी 10 दे देगा, कभी 11 दिसंबर दे देता है और कभी 8 दिसंबर दे देगा। ठीक है, बिल्कुल आगे पीछे डेट रहती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग पहली बार हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मुस्लिम लीग बायकॉटेड द मीटिंग। जो मुस्लिम लीग थी उसने मीटिंग का बहिष्कार किया था, बायकॉट कर दिया था मीटिंग का। उन्होंने कहा हमें ये मंजूर नहीं है, हम इस पे हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है, एंड इंसिस्टेड ऑन अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और कह रही थी कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए, हमें एक सेपरेट नेशन चाहिए, देश चाहिए। ठीक है, और नाम क्या था? पाकिस्तान। जैसा कि हम सबको पता, पार्टीशन तो हुआ ही था। ठीक है, द मीटिंग वॉज थस अटेंडेड बाय ओनली 211 मेंबर्स। इस तरीके से देखा जाए तो मीटिंग सिर्फ 211 लोगों के द्वारा ही अटेंड की गई थी। नॉर्मली अगर जो सीट्स अलोकेट की गई थी 289 थी। ठीक है, फिर 96 सीटें जो थी वो प्रिंसली सीट्स दे दी गई थी। तो यहाँ पे देखिए है कि 211 मेंबर्स ओनली अटेंडेड द मीटिंग। जो पहली मीटिंग हुई थी तो मुस्लिम लीग ने बायकॉट कर दिया था, और अभी तक प्रांसली स्टेट्स जो थे उसके मेंबर्स ने ज्वाइन ही नहीं किया हुआ था। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 211 मेंबर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हिस्सेदारी में भाग लिया। सॉरी, हिस्सेदारी कह रहा हूँ, जो मीटिंग की गई थी उस पर उन्होंने हिस्सेदारी ली थी या फिर भाग लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, द ओल्डेस्ट मेंबर, was elected as temporary president of the assembly following the French practice। जैसे फ्रेंच में होता है कि जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होता है उसको टेम्परेरी बनाया जाता है, या फिर जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक वो प्रेसिडेंट रहता है। ठीक है, तो फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या किया गया कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ओल्डेस्ट मेंबर थे, सबसे बुजुर्ग थे। वॉज इलेक्टेड एज द टेम्पोरेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, कि उन्हें कुछ समय के लिए, टेम्पोरेरी मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए। ठीक है, प्रेसिडेंट के रूप में उन्हें क्या किया गया था? नियुक्त कर लिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पोरेरी प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे, आप ये कहिए कि हाईलाइट किया हुआ मैंने, कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है वो ओल्डेस्ट मेंबर थे और उन्हें टेम्पोरेरी प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं। और बाद में क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट कर लिया गया था। तो आपसे पूछ सकता है कि परमानेंट और नॉन परमानेंट, या फिर नॉन परमानेंट के हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्पोरेरी। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के? तो अगर टेम्परेरी पूछेगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अगर परमानेंट की आप बात करते हो, ठीक है ना, तो वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए। सिमिलरली बोथ H.C. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमचारी वर इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। ठीक है, H.C. मुखर्जी को और कृष्णमचारी जी को, ठीक है, वी.टी. कृष्णमचारी जी को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था, उपराष्ट्रपति जिसको कह सकते हैं आप। ठीक है ना, इन अदर वर्ड्स द असेंबली हैड टू वाइस प्रेसिडेंट। अभी अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ क्या है कि एक ही वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को फ्रेम किया गया था तो उस टाइम पे क्या थे? दो प्रेसिडेंट थे, दो प्रेसिडेंट नहीं, दो वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट नियुक्त कर लिया गया था। ठीक है,
और जो दो वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति थे, वो H.C. मुखर्जी थे और वीटी कृष्णमचारी थे। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वहां पे वाइस प्रेसिडेंट कितने थे? दो थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है उसे हम प्रियम्बल भी कहते हैं अभी के कंटेक्स्ट। ठीक है, जब भी आप कोई बुक देखते हो, खास तौर पे एनसीईआरटी, तो 3-4 पेज के बाद एक प्रियम्बल दिया रहता है। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है उसे प्रियम्बल कहा जाता है। तो ये कब लाया गया था, इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई थी वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहता है ऑन December 13, 1946, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू मूव द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द असेंबली। जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाते हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हो एक पेपर में लिखी हुई चीजें, उसको वहां पे नेहरू जी लाते हैं और सभी असेंबली के मेंबर्स थे उनको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हो, जैसे अभी बजट आता है ना, सभी को एक्सप्लेन किया जाता है, फिर पास करना है कि नहीं पास करना है, क्या क्या चीजें रहती है वो बताया जाता है, वैसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी था। तो 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने लाते हैं। ठीक है, इट लेट डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया था, या फिर जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो चीजें लिखी हुई थी, तो उसी के आधार पे क्या होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स डिसाइड होते हैं। ठीक है, क्या आधार है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है कि हम कैसा स्टेट बनाना चाहते हैं, हम भारत को कैसा देश बनाना चाहते हैं, ये सारी की सारी चीजें प्रियम्बल में या फिर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मेंशन थी। ठीक है, तो क्या क्या चीजें इंक्लूड थी वो पढ़ते हैं। जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। पहली क्या है वो देखिए, दिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिक्लेयर्स इट्स फर्म एंड solemn resolve to proclaim India as an independent sovereign republic। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली लाई गई थी या फिर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी, तो वो ये डिक्लेयर कर रही है, बिल्कुल सुनिश्चित रूप से डिक्लेयर कर रही है कि हम क्या है, इंडिया जो है एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, कि हम आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, सॉवरेन हैं। ठीक है, हमारे ऊपर अब किसी का कोई अधिकार नहीं है, हम किसी के आधार पे निर्णय नहीं लेंगे। नाउ वी आर फ्री टू टेक अवर डिसीजन। ठीक है, हम अब फ्री हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, सॉवरेन हैं। ठीक है, पहला तो ये हो गया। एंड टू ड्रॉ अप फॉर हर फ्यूचर गवर्नेंस अ कॉन्स्टिट्यूशन, और अब हम अपने देश के लिए, अपने इस स्टेट के लिए फ्यूचर में हम कैसे गवर्न करना चाहते हैं, अपने भारत को हम कैसे गवर्न करना चाहते हैं फ्यूचर में, उसके लिए अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये लिखी हुई थी, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इंडिया अब सॉवरेन है, किसी के अधीन नहीं है। ठीक है, और हम इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के माध्यम से अपने सॉवरेन देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, सेकंड प्रोविजन क्या था, वेयर इन द टेरिटरीज दैट नाउ कंप्राइज ब्रिटिश इंडिया। जो टेरिटरीज की बात करते हैं, ठीक है, टेरिटरीज मतलब आप सभी को पता, जो भी जमीन हमारे पास है या फिर जहां जहां हमारे भारत का कब्जा है, फिर जहां जहां हमारे भारत है। ठीक है, द टेरिटरीज दैट नाउ फॉर्म द इंडियन स्टेट्स, और वो सारी की सारी टेरिटरीज या फिर वो सारी की सारी भूमि जो हमारे इंडिया स्टेट्स को ही फॉर्म करती है, हमारे भारत देश को ही बनाती है। एंड सच अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और बाकी भी अदर पार्ट्स हो सकते हैं इंडिया के, आर आउटसाइड इंडिया, जो कि हमारे इंडिया से बाहर है। ठीक है, जो इंडिया में है वो तो ठीक है, जो इंडिया में जमीन है, इंडिया में भूमि है, वो तो भारत को मिलके बना ही रही है, वो कॉन्स्टिट्यूट मतलब कि इंडिया को फॉर्म कर रही है। लेकिन जो आउटसाइड जमीनें हैं, आप ये कह सकते हो कि इंडिया के बाहर जो हमारी कुछ जमीन, वो भी भारत को फॉर्म करती है, वो भी भारत का हिस्सा है। एंड द स्टेट्स एज वेल एज अदर टेरिटरीज, और छोटे छोटे राज्य हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, अदर टेरिटरीज हैं, वो भी आर विलिंग टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन टू द इंडिपेंडेंट सॉवरेन इंडिया। और कुछ ऐसी टेरिटरीज हैं, ठीक है, जो आर विलिंग टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, जो इच्छा रख रही हैं, या फिर जिनकी इच्छा कि हाँ वो भारत में जुड़ना चाहते हैं, भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट सॉवरेन इंडिया में शैल बी अ यूनियन ऑफ देम ऑल। इन सभी टेरिटरीज का भारत क्या होगा, एक यूनियन होगा। ठीक है, सिंपल सा है कि जो टेरिटरीज अभी तक ब्रिटिशर्स के पास थी, ठीक है, वो तो रहेंगी ही भारत में।
जो टेरिटरीज इंडियन स्टेट से प्रांसलेट स्टेट्स वो भी हमारे भारत के ही हैं, भारत का हिस्सा होंगे। भारत के बाहर कुछ अगर जमीन है, कुछ भूमि है, वो भी भारत का हिस्सा है। और भविष्य में कोई ऐसी टेरिटरीज है जो बिलिंग टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू द इंडिपेंडेंट सॉवरेन इंडिया, जो भारत का हिस्सा बनना चाहती है, तो ये सारे के सारे भूमि मिला के क्या फॉर्म करेंगे, यूनियन ऑफ इंडिया फॉर्म करेंगे। इसीलिए देखिए उसमें लिखा था प्रियम्बल में इंडिया, और आर्टिकल में लिखा रहता शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, इंडिया शैल बी, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। सिंपल सा है। यूएसए जो है, ठीक है, 13 स्टेट से सभी मिल करके आए। ठीक है, सभी मिल करके आए तब यूएसए फॉर्म हुआ था। जैसे मान लीजिए मैं कहता 13 छोटे छोटे गांव हैं, सभी मिल करके एक देश बना देते हैं, वैसे कुछ यूएसए का था कि 13 कॉलोनीज थी, सभी मिल करके आते हैं और यूएसए को फॉर्म करते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया में क्या है कि इंडिया पहले से एग्जिट कर रहा था। ब्रिटिशर्स के पहले भी तो इंडिया था ना। इंडिया पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, और अब बाकी स्टेट्स आके उसमें मिल गए। इंडिया को उन्होंने क्रिएट नहीं किया, इंडिया पहले से था, इंडिया में आके आप क्या कर रहे हो, जुड़ रहे हो। अब आप इंडिया से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, जो राज्य हैं वो इंडिया से अलग नहीं हो सकते। लेकिन यूएसए में क्या कॉन्सेप्ट है कि 13 राज्य हैं वहां पे, मान लीजिए मैं कहता हूँ अभी 49 है, 50 है, अभी 50 है। ठीक है, 50 में से अगर कोई एक राज्य चाहता है कि मुझे यूएसए का हिस्सा नहीं रहना, तो वो यूएसए से बाहर आ सकता है। ठीक है ना, यूएसए से बाहर आ सकता है, चाहे तो इंडिपेंडेंट नेशन भी बन सकता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे देखिए लिखा है शैल बी अ यूनियन ऑफ देम ऑल, कि जितनी भी टेरिटरीज हैं, यहाँ पे जितनी ब्रिटिश टेरिटरीज की बात की गई, इंडियन स्टेट्स की बात की गई, भविष्य में कोई अगर स्टेट से मिलना चाहता है इंडिया में, इंडिया का हिस्सा बनना चाहता है, वो सारी की सारी टेरिटरीज मिलकर क्या बनाएंगे, यूनियन ऑफ इंडिया बनाएंगे। ठीक है, तो दूसरा प्रोविजन प्रियम्बल में, फिर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये था। थर्ड प्रोविजन क्या था वो देखते हैं। वेयर इन द सेट टेरिटरीज, जितनी भी टेरिटरीज की बात की गई है, वेदर विद देयर प्रेजेंट बाउंड्रीज, या तो वो जिनकी प्रेजेंट बाउंड्रीज है, अभी जो बाउंड्रीज फॉर्म करे थे यानी 1947 में, और विद सच अदर्स एज मे बी डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और कोई ऐसी टेरिटरीज हो सकती है जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली खुद डिटरमाइन करेगी। यानी कि वो ये कह सकती है कि आपका इतना बड़ा अगर राज्य है, मैं मान लीजिए कहता हूँ इतना बड़ा राज्य है, तो आपके इतने राज्य को हम मिलाना चाहते हैं, इसको अदर राज्य में मिला दीजिए, तो वो मतलब कि मान्य होगा, उसको एक्सेप्ट किया जाए। एंड देयर आफ्टर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है उसके बाद सेल प्रोसेस या फिर सेल पोजेस, हम किसी भी स्टेट्स को मिला सकते हैं, एंड रिटेन द स्टेटस ऑफ ऑटोनमस यूनिट्स टुगेदर, और हम अपना ऑटोनमस स्टेटस, स्वतंत्र राज्य को बनाए रखेंगे, विथ रेजिडुअरी पावर्स, और जितनी भी रेजिडुअरी पावर्स हैं हमारे पास होंगी। एक्सरसाइज ऑल पावर्स, सारी की सारी पावर्स को आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप अगर अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हो, जो भी आपको पावर दी गई है आप उसको इस्तेमाल करिए। फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जैसे फंक्शन करना चाहती है वो ऐसे फंक्शन कर सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हम करना चाहते हैं, जैसे अपने देश को चलाना चाहते हैं हम चला सकते हैं। एक्सेप्ट सच पावर्स एंड फंक्शन एज आर वेस्टेड इन और असाइंड टू द यूनियन, और वो सारी के सारी फंक्शन, सारे के सारे पावर जो यूनियन में है या फिर जो हमारे देश को दिए गए हैं, एज आर इनहेरेंट, वो सब के सब क्या है, इनहेरेंट है, एज इट इज एक्सेप्टेबल होंगे, और इम्प्लाइड इन द यूनियन, और यूनियन पे लागू होंगे, मतलब हमारे देश पे वो सारे के सारे लॉज क्या होंगे, लागू होंगे, जो पहले से थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो बनाए हैं, और बाद में जो लॉज बनाए जाएंगे वो सारे के सारे लॉज क्या होंगे, हमारे इंडियन टेरिटरीज अप्लीकेबल होंगे, रिजल्टिंग देयर फ्रॉम, और इसी टाइम से क्या हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे। जैसे अभी देखिए कोई लॉज अगर बनाया जाता है, कोई अमेंडमेंट लाया जाता है, कोई नियम लाया जाता है, तो हमारे इंडियन टेरिटरीज पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली लागू हो जाता है। अगर हमारी पार्लियामेंट ने पास कर दिया, देन इट इज अप्लाइड टू स्टेट। ठीक है, तो हमारे देश में वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली लागू हो जाता है। ठीक है, थर्ड प्रोविजन तो ये। फोर्थ क्या कहता है, वेयर इन ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया, जहां तक की पावर की बात है और सॉवरेंटी की बात है, कि हम आजाद हैं। ठीक है, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स एंड ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर डिराइव फ्रॉम द पीपल, जितनी भी पावर, ठीक है ना, जितनी भी पावर हैं, सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूंट, चाहे पार्ट की बात करें चाहे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की बात करें, ये सारी की सारी पावर कहाँ से आ रही है, पीपल से आ रही है। लोगों ने ये पावर आपको दी है। ठीक है, इसीलिए नीचे प्रियम्बल में लिखा रहता है अडॉप्टेड बाय इंडियन पीपल। ठीक है ना, कि जो भी है कि सारी की सारी पावर जो दी गई है इंडियन पीपल ने दी। ठीक है, कि वी शैल एक्सेप्ट इट, कि हम इसको क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे, एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब मैं प्रियम्बल आगे आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या क्या प्रावधान थे। ठीक है,
चलिए, तो कहता है कि जितनी भी पावर है आर डिराइव फ्रॉम द पीपल, जितने भी भारत के लोग हैं उन सब से ये पावर किसको दी गई है? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को दी गई है, या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को दी गई। ठीक है। पांचवा प्रोविजन क्या था? वेयर इन शैल बी गारंटीड एंड सिक्योर टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। कहता है कि अब हम गारंटी दे रहे हैं आपको और सिक्योर कर रहे हैं, आपको सुनिश्चित कर रहे हैं कि जितने भी भारत के लोग हैं, जितने भी भारत के लोग, उनको क्या दिया जाएगा? जस्टिस, न्याय मिलेगा। सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है और पॉलिटिकल भी हो सकता है। ठीक है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, रोजगार का आपको बराबर हक है, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। लिखा हुआ है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि सभी को बराबर अपॉर्चुनिटीज, बराबर मौके आपको मिलेंगे। एंड बिफोर द लॉ, और जो लॉ है, नियम जो है, उसके सामने सभी व्यक्ति एक समान है। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए, मान लो कि मैं कहता हूँ मैंने किसी को चाकू मार दिया, मैंने किसी को गोली मार दी, तो मेरे लिए 10 साल की सजा है, और वहीं पे सामने वाले व्यक्ति के लिए 2 साल की सजा। ऐसा नहीं है, सभी कानून के नजर में क्या होंगे? सेम होंगे, इक्वल बिफोर द लॉ रहेंगे। आगे हम ये पढ़ेंगे। ठीक है। आपको फ्रीडम ऑफ थॉट है, आप जो सोचना चाहते हो आप सोच सकते हो, आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप जिस चीज में जिस बिलीफ रखना चाहते हो, जो भी आपकी मान्यताएं हैं आप उसको मानिए। आपकी जो फैथ है, वर्शिप है, आप उसको एक्सेप्ट करिए। ठीक है। वोकेशन, जो भाषा आप बोलना चाहते हो आप वो भाषा बोलिए। एसोसिएशन, आप ग्रुप बना सकते हैं, संगठन समूह कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है। पर ऐसा नहीं कि संगठन समूह बना के कुछ इलीगल एक्टिविटीज करो जैसे मूवी में दिखाता है। ठीक है। तो आपके पास बिलीफ है, फैथ है, वर्शिप है, जो भी आप मतलब कि रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं फॉलो करिए, जो भी आपका फैथ है वो सब आप एक्सेप्ट कर सकते हो। एसोसिएशन बना सकते हो एंड एक्शन, और काम कर सकते हो। सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी, लेकिन ये सारे के सारे काम क्या होने चाहिए? सब्जेक्ट टू लॉ के अंतर्गत होने चाहिए, और पब्लिक मोरालिटी यानी किसी भी प्रकार की पब्लिक को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, पब्लिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा पांचवा प्रोविजन हो गया। आगे देखते हैं सिक्स प्रोविजन क्या कहता है। वेयर इन एडिक्वेट सेफ गार्ड शैल बी प्रोवाइडेड फॉर माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज हैं। ठीक है। यानी कि जैसे मान लो हम कहते हैं हमारे यहाँ हिंदू ज्यादा हैं, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई ये सब कम है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? जो माइनॉरिटीज हैं, ठीक है ना, जो माइनॉरिटीज में है, बैकवर्ड है, पिछड़े हुए हैं, ट्राइबल एरिया, जो जनजाति लोग हैं, डिप्रेस क्लास हैं, पिछड़े हुए लोग। ठीक है। एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो हम उन सबको क्या करेंगे? एडिक्वेट सेफ गार्ड प्रोवाइड करेंगे। उन्हें भी रोजगार का बराबर अवसर दिया जाएगा, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको इंश्योर की गई। ठीक है। कि हम क्या करना चाहते हैं? एडिक्वेट सेफ गार्ड आपको प्रोवाइड कराना चाहते हैं। ठीक है। फिर चाहे आप माइनॉरिटीज में आते हैं, बैकवर्ड में, ट्राइबल में आते हैं, डिप्रेस क्लास में, फिर अदर ओबीसी में आते हैं, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी ये सब रहते हैं, सभी को प्रॉपर सेफ गार्ड दिया जाएगा। ठीक है। सेवन प्रोविजन देखते हैं। वेयर बाय शैल बी मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक, कि हम अपने देश की जो टेरिटरी है, हमारा जो देश है, हम उसकी इंटीग्रिटी, उसकी स्वतंत्रता को मेंटेन करेंगे। ठीक है। मेंटेन द इंटीग्रिटी, कि जो हमारा इंटीग्रिटी है, जो हमारी स्वतंत्रता है, जो हमारी वैल्यूज, हम उन सबको मेंटेन करेंगे। इट्स सॉवरेन राइट्स ऑन लैंड, और हमारा जो राइट्स है, फिर चाहे वो जमीन पे हो, सी पे हो, पानी पे, समंदर पे, या फिर एयर में। ठीक है। अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड द लॉ ऑफ सिविलाइज नेशन, और एक सिविलाइज नेशन की तरह, एक अच्छे देश की तरह हम सब क्या करेंगे? अपने राइट्स को, अपने देश को प्रोटेक्ट करें। ठीक है। आखिरी देखते हैं क्या कहता है एट्थ प्रोविजन। दिस एंशियंट लैंड अटेन्स इट्स राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड, और हमारी जो पवित्र जमीन है, एंशियंट लैंड यानी प्राचीन, जो हमारी जमीन है, प्राचीन भूमि है, अटेन्स इट्स राइटफुल, इसके पास अधिकार है, ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड, और एक सम्मान पूर्वक स्थान मिला हुआ है हमारे देश को पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में, एंड मेक्स इट्स फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। और हमारा जो ये देश है, हमारा ये जो प्राचीन पवित्र देश है, तो हम क्या करना चाहते हैं? वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड पीस यानी संसार में सुख शांति बनी रहे, एंड द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, और मानव जाति कल्याण के लिए हमेशा क्या करते रहेंगे? कंट्रीब्यूशन देते रहेंगे, फुल, इट्स फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन, हम अपना पूर्ण सहयोग वर्ल्ड पीस के लिए और फिर ह्यूमन काइंड के लिए क्या करेंगे? प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसीलिए आप अभी भी देखो, जब भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कहीं प्राकृतिक आपदा आ गई, ज्यादातर नेपाल में हो गया, फिर श्रीलंका मान लीजिए अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही थी, तो इंडिया हमेशा हेल्प करता है। फिर चाहे वो कोविड के टाइम की हो, टाइम की बात हो, ठीक है ना, कि हमने सभी को वैक्सीन प्रोवाइड कराई थी, जो छोटे छोटे देश थे, वैक्सीन जहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं हो पा रहे थे, फिर सप्लाई नहीं कर रहे थे डेवलप देश, डेवलप कंट्रीज, तो वहां पे हमने हेल्प प्रोवाइड किया। ठीक है।
तो मैनकाइंड जो है, मानव जाति के लिए हम हमेशा क्या करते रहें, काम करते रहें। ठीक है। अब आखिरी स्लाइड क्या कहता है, दिस रिजोल्यूशन, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नेहरू ने मूव किया हुआ था, was unanimously adopted by the assembly on 22nd of January 1947। डेट याद रखिएगा। ठीक है, कि 9th ऑफ नवंबर, ठीक है, 9th ऑफ नवंबर 1946 क्या किया गया था, सॉरी 9th कह रहा, 13th ऑफ नवंबर। ठीक है, 9th नवंबर को तो पहली मीटिंग हुई थी। ठीक है, हाँ 9th नवंबर को तो फर्स्ट मीटिंग हुई थी। ठीक है, चलिए माफ करिएगा। 13 दिसंबर 1946 को जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नेहरू ने मूव किया था, जिसमें ये सारे सारे प्रोविजंस लिखे थे, उसे हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को अनोनिमसली एक्सेप्ट कर लिया, यानी सभी मेंबर्स ने इसको स्वीकार की। इट इन्फ्लुएंस द इवेंचुअल शेपिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ऑल इट्स सब्सिक्वेंट स्टेजेस। और ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो लाया गया था, इसने इन्फ्लुएंस किया हुआ था इवेंचुअल शेपिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनेगा, क्या क्या प्रावधान रहेंगे। जैसे फंडामेंटल राइट्स में देखते हो, अलग अलग फंडामेंटल राइट्स हैं। फिर इस तरीके से हमारी कुछ डीपीएसपीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। फिर कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। वो क्या था ना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ने शेप किया हुआ था कि हम कैसे अपने देश को बनाना चाहते हैं, हमारा देश फ्यूचर में कैसे होगा। ठीक है, ये सारी चीज थ्रू ऑल इट्स सब्सिक्वेंट स्टेजेस, जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ती गई तो उसमें सुधार लाते गए। इट्स मॉडिफाइड वर्जन फॉर्म्स द प्रियम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका जो मॉडिफाइड वर्जन है, जो अभी का नया वर्जन, मतलब कि सुधारात्मक जो वर्जन है, वो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन क्या फॉर्म करता है, प्रियम्बल, प्रस्तावना है हमारी। ठीक है, कि हमारे संविधान की एक क्या है, प्रस्तावना है। ऐसे कोई भी आप बुक पढ़ते हो तो उस बुक में शुरू में क्या दिया रहता है, प्रीफेस दिया रहता है। ठीक है, प्रीफेस दिया रहता है कि ये बुक किसके बारे में, आगे क्या पढ़ सकते हो, एक छोटा सा मतलब जिस टाइप का दे दिया जाता है। वैसे ही प्रियम्बल में है कि जब आप प्रियम्बल पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा कि हमारे देश की आइडियोलॉजी क्या है, हमारा देश किस किस बात को सपोर्ट करता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें इसमें मेंशन की गई थी। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कौन प्रेसिडेंट थे, कौन वाइस प्रेसिडेंट थे, कब पहली मीटिंग हुई थी, ये सारी चीजें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें डिटेल में समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताओ कि कहाँ पे सुधार करना है। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय